नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेन कुमार SRGS हब में आपका स्वागत है। आप सभी मेरे चैनल से बने रहिए। बहुत VVI क्वेश्चन ही लेकर आते हैं जो बार बार रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और भी अदर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए तो इस आज की वीडियो को देखते हैं बिना टाइम पास किए हुए, वो भी फास्ट में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा के एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, क्योंकि यह कभी भंग या विघटित नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कभी भंग नहीं किया जा सकता है और विघटित भी नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। क्या लोकसभा अस्थाई सदन है? नहीं, केवल राज्यसभा है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से करता है। जो साहित्य में हो, कला में हो, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से आगे निकला हो, ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद संख्या 80 के तहत करता है। किसके तहत? 80 के तहत करते हैं, आर्टिकल नंबर 80। आगे देखते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रमा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, कौन थी? तो BS रमा देवी, BS रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। जो अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु है। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। लोकसभा ऐसे भी निम्न सदन है तो इसके लिए 25 वर्ष ही होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा का गठन हुआ है, कब हुआ है? 6 मई 1952 को, 6 मई 1952 को। आगे देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। लोक और राज्यसभा में अधिकतम, लोकसभा के लिए 552 है, राज्यसभा के लिए 250 होते हैं। लोकसभा के लिए 552 है और राज्यसभा के लिए 250 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है? अभी तो लोकसभा में 545 है, 545 है। आगे देखते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किया गया है। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा, 31वां 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है, जनसंख्या के आधार पर होती है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती है। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ 1952 में। 1952 में लोकसभा की प्रथम चुनाव हुई। लोकसभा में ज्यादातर सीटें का आवंटन आधारित है, कहाँ आधारित है? कब से? 1971 की जनगणना के आधार पर है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 के जनगणना पर। आगे देखते हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार का जनमत क्या होता है? लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, उसे प्राप्त नहीं होता है। क्या? कुल वैध मतों का 1/6, यानी कुल मत होता है कितना है? 1/6। अगर उसको प्राप्त 6 में से कम एक भी मत नहीं मिला तो उसको क्या, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और लोकसभा के लड़ने के लिए सीटों में कितनी रुपये जमानत के लिए दी जाती है? तो है 10,000। इतनी राशि जब्त हो जाती है। केवल राशि की बात नहीं है, इनकी इज्जत प्रतिष्ठा भी है, इज्जत प्रतिष्ठा चल जाता है अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? लोकसभा के सभी सदस्य उसमें होते हैं, उसी के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा के किसके द्वारा? कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, उससे पहले ही हटाया जा सकता है। कैसे? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को देंगे, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते थे, उसी तरह। आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मालोंकर।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष से श्री अनंत शयन अयंगर, श्री अनंत शयन अयंगर। आगे देखते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो है मीरा कुमार। इस सभी को याद ही होगा, लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रोमोटेड स्पीकर। जो अस्थायी नहीं होता है वो प्रोमोटेड स्पीकर कहलाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुसार ही होती है। आगे देखते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने अंकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अधिकतम 20, उससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। 20 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से, वहाँ मुंह से ही दिया जाता है, ऐसे नहीं कि लिखित, मौखिक दिया जाता है। आगे देखते हैं, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाए जा सकते हैं? कितने बार? 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा का एक वर्ष में सत्र 2 ही बार होता है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे? आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए लोकसभा में अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे? जब आपातकाल की स्थिति हो तो उसमें 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई, कब दी गई? 1969 में। 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलपति त्रिपाठी तथा रामसुग भग द्वारा। राज्यसभा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमल त्रिपाठी रामसुभग सिंह द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में जो विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उसके विरुद्ध अगर जाना है तो 50 कम से कम सदस्य होना चाहिए, तभी होगा ये। आगे देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो थे जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10, अनुच्छेद 100 से है, आर्टिकल संख्या 100 से है। आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश से। लोक और राज्यसभा में दोनों में आते हैं प्रतिनिधि सबसे अधिक। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह है लोकसभा। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 के, यानी आर्टिकल नंबर 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है आर्टिकल नंबर 117 में। आर्टिकल नंबर 117 में वित्त है और धन कितने में है? आर्टिकल 10 में, 110 में है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, यह लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष। ऐसे सभी कहाँ पेश किए जाते हैं? लोकसभा में ही धन विधेयक और वित्त विधेयक को। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है, केवल 14 दिन ही। धन विधेयक को लोकसभा अपने पास 14 दिन ही रोक सकती है, इससे अधिक नहीं रोक सकती है। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायवादी क्या होते हैं? यह राष्ट्रपति के चुनाव में तो आते हैं लेकिन वहाँ मतदान नहीं कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। मंत्रिमंडल में बैठने का इसको अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं है, न लोकसभा का है और न ही राज्यसभा का, न लोकसभा और राज्यसभा का, फिर भी सदन में बैठ सकता है। कौन? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यायवादी। उसके दायित्व को निर्वहन में मदद करता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन? एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता। राज्यसभा का प्रथम और लोकसभा का कौन था? तो वो है महान्यायवादी, लेकिन राज्यसभा के लिए वही महाधिवक्ता, जो आर्टिकल नंबर 165 में है, 165 में। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता की कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए
व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 144 के तहत, आर्टिकल नंबर 144 के तहत। आगे देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु से 65 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल हो या आयु में 65 वर्ष पूर जाए, उतना ही दिन 6 साल होबे करता है महालेखक परीक्षक का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के तहत अनुच्छेद 124 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 प्रदान करता है। आर्टिकल संख्या 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश है 34 न्यायाधीश होता है, जिसमें से एक मुख्य होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने का किसके पास ये अधिकार है? तो संसद कर सकता है। क्या? संसद। आगे देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष। उसकी आयु कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है आर्टिकल नंबर 137 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है 137 के तहत उसको पुनर्विचार करने की शक्ति है, यानी वो अपने विधेयक को वापस भी ले सकती है 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय है तो संविधान का व्याख्या भी होगा और संरक्षक भी है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत आर्टिकल नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किसके तहत मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को रक्षा करता है? तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। जनहित याचिका उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1862 में। 1862 में किया गया था, जो कलकत्ता एवं बम्बई व मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 गो है। कितना है? 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था, सभी राज्य में न्यायालय की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 214 के तहत, आर्टिकल 214 के तहत। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, जो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। वो उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश किसको त्याग पत्र देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष यानी 62 ईयर्स। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कब हो सकती है? 65 वर्ष में या 6 वर्ष। किन दो केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किन दो केंद्र शासित प्रदेश है उसका अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन सभी राज्य में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1866 में। 1866 में इलाहाबाद की स्थापना होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होती है। मणिपुर और मेघालय उच्चतम न्यायालय का स्थापना होता है 25 मार्च 2013 को। आगे देखते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 26 मार्च 2013 को। 26 मार्च 2013
13 को होता है। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़ है। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? चंडीगढ़ है। आगे देखते हैं, लोग कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं पांडिचेरी। मद्रास के अधीन में कौन आता है? तो पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं लक्षद्वीप। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल के लिए लक्षद्वीप है, मद्रास के लिए पांडिचेरी है और कोलकाता के लिए कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे देखते हैं, बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है कौन है? तो है महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, नगर हवेली। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव तथा नगर हवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सबसे ज़्यादा उसका क्षेत्र है किसका? गुवाहाटी का, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ये आर्टिकल नंबर 153 के तहत कहा गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं, आज के क्वेश्चन इतना ही तक है। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए, ताकि आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और देने से आपको मालूम भी चलेगा क्या इसमें से क्वेश्चन रहा या नहीं। 100% गारंटी है इसमें से क्वेश्चन रहने की। धन्यवाद दोस्तों।